and then the British. तो ये जो 1000+ years का जो ये स्ट्रगल है, फाइट है, रेजिस्टेंस है, ये जो हमारे आवर ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स और हमारे जो वॉरियर एंसेस्टर्स, सिर्फ राजा और जो सोल्जर्स ही नहीं, जो वो लोग भी दे फॉट फॉर धर्मा, टू सेव धर्मा एंड टू सेव द मदरलैंड. तो ये जो टेल्स ऑफ वेलर ऑफ आवर वॉरियर एंसेस्टर्स, ये हमारे इतिहास की किताब जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें हमें पढ़ने को नहीं मिलता है. तो अगर हमें टेक्स्ट बुक्स में पढ़ने को नहीं मिलता है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारा जो देश है, हमारा जो मातृभूमि है, वो कैसे सरवाइव हुआ है, हमारा धर्म आज भी कैसे जिंदा है. तो लेकिन हमारे इतिहास की किताबों में सिर्फ एक वन साइडेड नैरेटिव है, एक डिस्टॉर्टेड नैरेटिव है. हमें सिर्फ ये बताया गया है कि हम किस किस से हारे. हमें प्रोजेक्ट ये किया गया है कि हम हमेशा we were always defeated, we always lost battles, that our warrior ancestors always surrendered without offering any resistance. तो ये वाला एक वन साइडेड नैरेटिव हमारे इतिहास की किताबों में पाया जाता है. जब मैंने भी हिस्ट्री, मेरी एक सब्जेक्ट हिस्ट्री, माय ग्रेजुएशन डेज हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था, स्कूल में भी हिस्ट्री में ये सब हमें पढ़ने को नहीं मिला है. So I would like to, I'm full of gratitude to my father, who is no more. He expired, he left for his heavenly abode a few days back. तो उन्होंने he narrated to us all of these tales of valor, unknown valor to us during our childhood and teenage days. Besides this, he also narrated to us tales from Puranic history, from the epics, from the Ramayana and the Mahabharata. और ये इतने सारे जो टेल्स ऑफ वेलर है वो तो सुनकर हम लोग बड़े हुए थे, और जो किताबों में जो हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके साथ बिल्कुल मैच नहीं करते थे. तो 12 years ago जो we started research, we started visiting all of these historical places. We started visiting these forts and fortresses. We started studying inscriptions where there are evidences, epigraphical evidences of these tales of valor. For example, we came across this Kanai Borasi rock inscription in Guwahati, Kamrupa, that describes 4 episodes of valor. First, by Prithu, the king of Assam, the king of Kamrupa. Kamrupa was then known, today's Assam was then known as Kamrupa during those period, during those times. तो उस एपिग्राफ में, उस कनाई बोरासी रॉक इंस्क्रिप्शन में ये लिखा गया है कि किस तरह बख्तियार खिलजी को बुरी तरह हार गए थे. बख्तियार खिलजी बुरी तरह हार गए थे. बख्तियार खिलजी के बारे में थोड़ा देर पहले जिक्र हुई थी इंट्रोडक्टरी सेशन में कि हाउ ही डिस्ट्रॉयड 4 of our ancient universities, including the Nalanda University. तो लेकिन बख्तियार खिलजी को किसने डिफीट किया है, किसने उसको, बख्तियार खिलजी को इतनी बुरी तरह हरा दिया कि he was bedridden after that defeat and he was ultimately murdered by his own men. तो एक ऐसे प्लंडरर, एक ऐसे लूटर, एक ऐसे इन्वेडर जिसने जेनोसाइड किया था, जिसने कई मंदिरें तोड़े थे, जिसने हमारा नॉलेज का जो हेरिटेज है, जो हमारी यूनिवर्सिटी का जो हेरिटेज है वो खत्म किया था, उसको हराया था. लेकिन जो हमारे इतिहास की किताब में इसके बारे में जिक्र नहीं है. बख्तियार खिलजी के बारे में हमने पढ़ा है स्कूल में भी, कॉलेज में भी, लेकिन बख्तियार खिलजी को किसने हराया ये नहीं हमने पढ़ा है. तो ये जो एक एग्जाम्पल है, ये जो लोकल जो टेल ऑफ वेलर, सिर्फ लोकल ही नहीं है, नेशनल टेल ऑफ वेलर है, ये हमारे इतिहास की किताबों में नहीं है. तो ठीक इसी तरह हम लोगों ने रिसर्च शुरू किया है along with my husband योगादित्य सिंह रावल. तो हमें अनेकों इस तरह के ट्रूथ हमें जानने को मिला है. And we also studied a lot of books. We also listened to historical folklore, क्योंकि बहुत सारे जो इतिहास के
बहुत सारे ऐसे टेल्स है जो रिटन रिकॉर्ड्स में नहीं है, वो एज ए हिस्टोरिकल फोकलोर वो जिंदा है आज भी. These are transferred from one generation to another through folklore. तो वो भी हमने स्टडी किया है. तो ऐसे काफी सारे फैक्टर्स मिला के we wrote this book Saffron Swords. तो योगादित्य सिंह रावल इज माय को-ऑथर. सो इस किताब में 52 वीर वीरांगनाएं की एपिसोड्स है, 52 एपिसोड्स है. एंड ये जो 52 वीर वीरांगनाएं है, they are from each and every corner of Bharat, from the east to the west, from the north to the south. And जो टाइमलाइन है वो है 8वीं शताब्दी से लेकर 1947. और इसमें almost half of the stories are on women and half of the stories are on men. So and few stories are on child warriors. और इसमें से अगर एक स्टोरी मैं बताना चाहूंगी, जैसे अभी जिक्र किया था पृथु, आई विल डिस्क्राइब 2 स्टोरीज. 2 स्टोरी मैं बताना चाहूंगी, एक राजा पृथु के बारे में और एक कुइली के बारे में. तो राजा पृथु, he ruled Kamrupa. During that time, Bakhtiyar Khilji had already destroyed 4 of our ancient universities: Bikramshila University, तेलहारा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी. उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी में students from across the world came and studied there, and there were around 10,000 students according to our own literary records and according to Chinese and Tibetan records. जो literary evidences है उसके अनुसार there were around 10,000 students and 2,000 teachers when Bakhtiyar Khilji attacked the university. And there were 3 multi-story libraries. And out of these 3 multi-story libraries, one was of 9 stories. एक 9 मंजिला library था. And all of these libraries accommodated lakhs of manuscripts. So Bakhtiyar Khilji, when he attacked Nalanda University, he not only destroyed the entire university campus, but he also destroyed the libraries and set fire to the manuscripts. और ये जो manuscripts ये कई महीनों तक जले. जब excavations हुई थी, जब excavation नालंदा कैंपस में जब excavations हुई थी, तो excavators ने, जो researchers है, they found heaps of layers of ash. जो ash है वो मैन्युस्क्रिप्ट, जो मैन्युस्क्रिप्ट का ही ash है वो. और जब ये एक्सकैवेशंस हुई थी तो पूरा जो यूनिवर्सिटी कैंपस है ऑलमोस्ट वो लेयर्स ऑफ एश से ढका हुआ था. तो ये कई महीनों तक ये जला, ये जो डिस्ट्रॉय जो किया था बख्तियार खिलजी ने. तो बख्तियार खिलजी ऑल्सो killed all the teachers and the students. Few of the teachers and the students could escape alive, and all of them were executed. तो ऐसे डिस्ट्रक्शन करके और कई यूनिवर्सिटीज डिस्ट्रक्शन करने के बाद he destroyed more heritage sites. He committed genocide of many Hindus, Buddhists, and after that he marched towards Kamrupa. बख्तियार खिलजी का ये प्लान था कि वो असम और तिब्बत दोनों एरिया वो कैप्चर कर लेंगे, अटैक करेंगे. लेकिन वो जैसे ही वो कामरूप पहुंचा तो राजा पृथु, when Raja Prithu came to know about the advancing army of Bakhtiyar Khilji, he made a strategy. और वो स्ट्रेटेजी के अनुसार जो नेबरिंग जो ट्राइबल किंगडम्स, छोटा छोटा जो चिप्स थे, उनके साथ कंबाइंड एक आर्मी तैयार किया एंड दे बैडली डिफीटेड बख्तियार खिलजी. और एक ऐसा हुआ कि बख्तियार खिलजी
भाग गए वहां से, और बख्तियार खिलजी along with few soldiers who survived in the battle, they fled, और राजा पृथु और उनके आर्मी उनके पीछे पीछे थे। तो जो नदी, वहां के लोहित नदी, तो ब्रह्मपुत्र के एक ट्रिब्यूटरी है, तो लोहित नदी वो लोग पार नहीं कर पाए, क्योंकि वो तब वो बहुत हाई टाइड, वहां बारिश का सीजन था। तो बख्तियार खिलजी एंड ओनली फ्यू सोल्जर्स कुड क्रॉस द स्ट्रीम एंड दे एस्केप्ड बैक टू बंगाल, क्योंकि वो बंगाल सुल्तानेट के अंदर ही था बख्तियार खिलजी। तो he was so badly wounded that he could no longer commit any loot or plunder after this failed Assam expedition. तो उसके बाद उसके खुद के his own people killed him in bed because he was bedridden. तो ये एक बहुत ही एक ग्लोरियस चैप्टर है हमारे इतिहास में, किस तरह से एक बहुत बड़ा लुटेरा एंड प्लंडरर को हराया और उसके मौत के घाट उतार दी। तो ये वर्णन हमारे इतिहास के किताबों में नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ द 52 एपिसोड्स ऑफ वेलर इन सैफरन सोर्ड्स। तो एक दूसरा एपिसोड में बताना चाहूंगी कुइली के बारे में। तो कुइली के बारे में भी आपने बहुत लोगों ने आपने सुना भी होंगे, ये नहीं भी सुने होंगे। ये तमिलनाडु में शिवागंगाई नाम का एक किंगडम था। तो ब्रिटिश लोग पहले शुरुआत में जो ब्रिटिशर्स लोग दे स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग देयर डोमिनियन, तो दे along with the Nawab of Arcot, the Britishers, they defeated the king of Shivagangai. So he attained, the king of Shivagangai attained martyrdom in the battlefield. तो उनका जो वाइफ था वेलु नाचियर, रानी वेलु नाचियर के बारे में भी आपने सुना होगा या बहुत लोगों ने सुना भी नहीं है। तो रानी वेलु नाचियर happens to be the first woman in the history of India to win a battle against the British. और रानी वेलु नाचियर तब अपने महल से वो भाग गई, क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि उनका राजा अटेन्ड मार्टरडम इन द बैटलफील्ड। तो अगर वहां राजमहल तक आ जाएंगे तो दे वुड होल्ड हर कैप्टिव। तो शी हैड वन डॉटर, तो शी फ्लैड फ्रॉम शिवागंगा along with her daughter, minor daughter. So why did she flee? To gather an army so that she could regain back her kingdom. तो रानी वेलु नाचियर को 8 साल लगे to gather a strong force, और उनका एक ही लक्ष्य था, एक ही गोल था, to defeat the British and regain back her kingdom शिवागंगा। तो उदयल पड़ाई नाम का एक वुमेन विंग था रानी वेलु नाचियर का। तो उस वुमेन विंग का कमांडर थी कुइली। और ये उदयल पड़ाई विंग नाम कैसे रहा, इसका भी एक बैकग्राउंड स्टोरी है, मैं यहां में बताना चाहूंगी। जब रानी वेलु नाचियर अपने बेटी के साथ घोड़े में बैठकर वो भाग रही थी, तो ब्रिटिशर्स उसके पीछे थे। तो जब भागते भागते जंगलों के बीच वो भाग रही थी, तो ब्रिटिशर्स कुछ बहुत दूर थे, तो उसको बहुत प्यास लगी थी। तो जंगल के बीच में एक छोटा सा झोपड़ी जैसा घर था, वहां एक लड़की मिली, उदयल पड़ाई। तो उस लड़की को पानी मांगा, तो उदयल परा ने पानी दी। तो उदयल परा ने बोला कि आप कौन हो? तो रानी ने कहा कि रानी को देख के उनको पता चल गया कि हमारे यहाँ का रानी है और यहाँ युद्ध हो रहा है। तो उदयल पराई ने कहा कि आप निश्चिंत होकर यहाँ से जाओ, अगर ब्रिटिशर्स लोग इधर आएंगे भी तो मैं उनको बताऊंगी नहीं कि किस तरफ रानी गई है, किस दिशा से गई है। तब तक जब तक वेलु नाचियर चली गई थी, तब तक ब्रिटिश वहां पहुंच गए थे। तो उसको उदयल पराई को जब मिले, तो वो लोग पूछे कि ये रानी वेलु नाचियर यहाँ दिखे? तो उन्होंने बोला नहीं दिखे। तो उन्होंने बोला यहाँ तो हुप्स, जो हॉर्स का हुप्स नजर आ रहे थे, बोले यहाँ रुके थे, ऐसा प्रूफ है, तो हमें बताओ।
तो उसने बताया नहीं, तो अगर नहीं बताया तो हाथ काट देंगे। तो उन्हें बोला काट दो, लेकिन नहीं बताएंगे, तो उनका हाथ काट दिया गया। फिर बताया कि अगर नहीं बोलोगे तो फिर हम आपका सर काट देंगे। तो उदयलपरा ने कहा काट दो। तो उनका द ब्रिटिश एग्जीक्यूटेड हर देयर इटसेल्फ। तो बाद में जब रानी को ये पता चला, तब उन्होंने शी डेडिकेटेड द उदयलपरा विंग ऑफ हर आर्मी टू दैट गर्ल, दैट वॉरियर गर्ल। तो अल्टीमेटली रानी वेलु नाचियार शिवागंगा से बाहर हो गई, तो द ब्रिटिश कुड नॉट कैप्चर हर। तो आफ्टर 8 years, Rani Velu Nachiyar, with a strong force of both men and women, started marching towards शिवागंगाई। तो शिवागंगाई पहुंचने से पहले 3 युद्ध हुए थे अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो उसमें से एक युद्ध उस जनरल के साथ हुआ जिस जनरल ने रानी वेलु नाचियार के हस्बैंड, वो जो शिवागंगाई के राजा को मारा था। तो जब रानी वेलु नाचियार ने उस जनरल को डिफीट किया, उस ब्रिटिश जनरल को डिफीट किया, तो उस ब्रिटिश जनरल ने उसका पैर पर गिरकर माफी मांगी कि मुझे बख्श दो, प्लीज सेव माय लाइफ। तो रानी वेलु नाचियार ने उसको जीवन दान दे दिया। तो आफ्टर दैट शी मार्च्ड टुवर्ड्स शिवागंगाई, जो मेन जहां ब्रिटिश का जो पोस्ट था वहां तक शी स्टार्टेड मार्चिंग अलोंग विथ हर आर्मी। तो वहां पहुंचने से पहले वेलु नाचियार ने शी ऑलरेडी सेंट स्पाइस टू चेक द जो भी शिवागंगाई में क्या चल रहा है उसके बारे में, और ब्रिटिशर्स लोगों का क्या स्ट्रेंथ है वो जानने के लिए वो स्पाई भेजे थे। तो वो स्पाई से ये पता चला कि ब्रिटिशर्स के पास बहुत सारा एम्युनिशन है, जो राजेश्वरी टेम्पल, एक टेम्पल है, वो टेम्पल को एम्युनिशन स्टोर कन्वर्ट कर दिया गया, और वहां वो सारे ब्रिटिश के एम्युनिशन वहां स्टोर किए गए थे। और उस मंदिर में सिर्फ विजयादशमी के दिन ओनली वुमेन डिवोटीज वर अलाउड टू एंटर टू ऑफर पूजा, टू ऑफर दिया। तो रानी वेलु नाचियार अलोंग विथ हर फोर्सेस दे कैंप्ड शिवागंगा से थोड़ा दूर, वो लोग कैंप किए थे। और कुइली वो सोच रही थी किस तरह से, वो शी वाज थिंकिंग कि किस तरह शिवागंगाई को अटैक करके किस तरह ब्रिटिशर्स की एम्युनिशन भी खत्म करे और किस तरह हम लोग ये युद्ध जीते। तो शी वाज स्ट्रेटेजाइजिंग। तो इस समय में उसने कुछ वुमेन डिवोटीज को रास्ते से जाते हुए देखा, तो शी स्टॉप्ड देम। तो उन्होंने बताया कि कल विजयादशमी है और इसीलिए हम लोग इतने दूर से हम लोग पैदल आ रहे हैं और वहां हम दिया जलाएंगे शिवागंगा में, राजा राजेश्वरी टेम्पल में। तो कुइली ने उसको तुरंत आइडिया मिल गया। तो द नेक्स्ट डे जो कुइली है, कुइली along with few women warriors that disguised as devotees, साड़ी पहन ली और साड़ी के अंदर उन लोगों ने वेपन्स छुपा ली और मंदिर की तरफ बढ़े, राजा राजेश्वरी टेम्पल। तो मंदिर में दे वर अलाउड टू एंटर बिकॉज दे लुक्ड लाइक ऑर्डिनरी डिवोटीज। लेकिन जब मंदिर के अंदर गए तो उनका जो हालचाल थोड़ा ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि दे वर नॉट ऑर्डिनरी डिवोटीज, कि दाल में कुछ काला है। सो दे स्टार्टेड शूटिंग। तो गोलियां चलने लगी और कई सारे जो वुमेन वॉरियर्स थे वो दे अटेम्प्ट मार्टियरडम। तब कुइली दौड़ते हुए, जो वहां देवी की मूर्ति है उसके पास एक दिया जल रही थी और पास में एक घी का पॉट था, क्योंकि घी जो है बाहर से लाने नहीं दिया गया है और वहीं से घी जो दिया में डालने की अलाउ किए थे ब्रिटिशर्स ने। तो व्हाट कुइली डिड, तो उनको तब तक वहां पहुंचते पहुंचते 2 गोली ऑलरेडी लग चुकी थी। तो वहां जाकर उसने घी का पॉट जो है वो घी अपने ऊपर डाल लिया कुइली ने, और वो दिया लेकर बिल्कुल पास में एम्युनिशन स्टोर है उसके अंदर वो भागने लगी। और तब ब्रिटिशर्स को पता चल, जो भी वहां सोल्जर्स थे उसको पता चला कि क्या होने वाला है, तो वो सारे लोग वहां से भाग गए और कुइली ने एम्युनिशन स्टोर में जाके वो दिया अपने ऊपर लगा ली। तो वो शी बर्स्ट इन फ्लेम्स और द एम्युनिशन स्टोर एक्सप्लोडेड। और जो ब्रिटिश का जो भी एम्युनिशन
जो भी उन लोगों का गन्स और ये रखे थे वो सारा एमिनेशन खत्म हो गया, एक्सप्लोड हो गया। तो उसके बाद जब वेलु नाचियर को पता चला तो वो शी मार्च्ड टुवर्ड्स द कैपिटल along with her army. A fierce battle took place between the British and वेलु नाचियर। लेकिन ब्रिटिश के पास एमिनेशन की कमी के कारण वो ब्रिटिशर्स दे वर बैडली डिफीटेड एंड वेलु नाचियर won the battle. And वेलु नाचियर won the battle because of क्विली's sacrifice. तो हमें ना वेलु नाचियर के बारे में हमें इतिहास के हमारे किताबों में पढ़ने को मिला है, ना ही क्विली के बारे में, और ना ही ऐसे जो सेक्रीफाइस है उदयल पढ़ाई के बारे में। तो इस तरह से ये 2 एपिसोड्स है, इस तरह से 52 एपिसोड्स है सैफरन सोर्ड्स में। और बहुत लोग ये पूछते हैं कि सैफरन सोर्ड्स नाम, इस किताब का नाम सैफरन सोर्ड्स क्यों रखा है। तो सैफरन सोर्ड्स, सैफरन जो है, सैफरन इज द इसेंस ऑफ आवर सिविलाइजेशनल एग्जिस्टेंस। और सैफरन जो श्री राम है, ही अप्लाइड तिलक ऑफ सैफरन। और जो हमारा यूनिवर्स का ही जो सिंबल है, जो सनराइज, सनसेट, हॉराइजन में सैफरन कलर है, तो ये बहुत सारा मीनिंग्स है सैफरन का। और जो युद्ध भूमि में जाते थे, the warriors they offered they applied tilak of saffron। और जो सैफरन ध्वज भी, जो फ्लैग्स होते हैं वो सैफरन के होते थे। तो फिर जो सैफरन जो है हमारा सिविलाइजेशनल एग्जिस्टेंस का सिंबल है, और इसीलिए सैफरन। और स्वर्ड्स, स्वर्ड्स उन 8th सेंचुरी से 1947 के बीच में जो भी हमारे वीर वीरांगनाएं, जो भी हमारे वॉरियर एंसेस्टर, जो भी हमारे ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स हु ऑफर्ड रेजिस्टेंस, फॉट बैटल्स, won battles and fought till their last breath to save dharma, to save the motherland, to save the मातृभूमि, तो उनके ऊपर वो डेडिकेटेड है स्वर्ड्स। तो इसीलिए सैफरन स्वर्ड्स। तो सैफरन स्वर्ड्स ये पहला वॉल्यूम है। और जैसे इंट्रोडक्टरी नोट में बताया गया कि ये छोटे छोटे एपिसोड्स है, क्योंकि हजारों ऐसे वीर वीरांगनाएं की विजय गाथा है जो हमें बताया नहीं गया है, लेकिन वो टेल्स ऑफ वेलर हमें सबके बीच लाना है। तो अगर हर एक वीर वीरांगनाएं के बारे में अगर बहुत ही डिटेल में लिखेंगे तो सारे एपिसोड्स नहीं ला पाएंगे। तो इसीलिए जो भी उनका योगदान रहा है धर्म को बचाने के लिए और मातृभूमि बचाने के लिए, सिर्फ वही पार्ट इस किताब में लिखा गया है। तो ऐसे 52 एपिसोड्स है। तो मेरी एक प्रण है कि जब तक मैं जिंदा हूं तो मैं एक बुक के वन आफ्टर अनदर ये एक एक करके वॉल्यूम्स निकालूंगी। तो ये सेकंड वॉल्यूम ऑलमोस्ट तैयार है, मैन्युस्क्रिप्ट ऑलमोस्ट तैयार है। इसमें भी 52 एपिसोड्स ऑफ वेलर है, वीर वीरांगनाएं फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ भारत, और हु फॉट अगेंस्ट इस्लामिक इन्वेडर्स एंड ब्रिटिश। तो इस तरह वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 इस तरह से आपके बीच ये रिलीज होते रहेंगे। और जो भी ये जो हिडन टेल्स ऑफ वेलर है हमें जानने का हक है। और आफ्टर रीडिंग दिस इंस्पिरेशनल हिस्टोरिकल टेल्स ऑफ वेलर, हम लोग वी विल फील प्राउड। जो हमें फीडबैक मिलती है, मुझे ऑलमोस्ट हर रोज फीडबैक मिलती है, स्पेशली फ्रॉम द यूथ and from teenagers, from children, and when they write and when they leave a message and when they leave a review, that they feel proud, that they get goosebumps after reading these tales of valor, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो मेरी ये अनुरोध है कि आप सब भी जो हमारे वीर वीरांगनाएं हैं, जिन्होंने हमारा धर्म को बचाया, हमारी मातृभूमि को बचाया, उनके बारे में आप भी स्प्रेड करें। इस जो वन साइडेड नैरेटिव है उसको एक्सपोज करे। सिर्फ जो हमें बख्तियार खिलजी कौन है, मोहम्मद घोरी कौन है, महमूद ऑफ गजनी कौन है, बाबर कौन है, अकबर कौन है, शाहजहां कौन है, औरंगजेब कौन है,
रॉबर्ट क्लाइव कौन है, लॉर्ड डेलहाउसी कौन है, क्वीन विक्टोरिया कौन है, सिर्फ इन्हीं के बारे में जानकर हम लोग बड़े होते आए हैं। और आज भी हमारे जो सिलेबस है इन लोगों के बारे में ही हम लोग, जो इन्वेडर्स है इनके बारे में भी हम लोग पढ़ के बड़े हुए हैं। तो जो 70+ years हमारा ऑलरेडी ब्रेन वॉश हो चुके हैं, तो इट इज टाइम कि हम लोग ये जो वन साइडेड नैरेटिव, ये जो डिस्टॉर्टेड नैरेटिव को डिस्कार्ड करें। डिस्कार्ड इन द सेंस, हमें दोनों साइड्स ऑफ द हिस्ट्री, जो ट्रूथ है, वी शुड नो द ट्रूथ। जो जब ट्रूथ बताया जाता है तो सिर्फ वन साइडेड ही क्यों, जो हमारे जो वॉरियर एंसेस्टर्स को जो वेलरस टेल्स है इसके बारे में भी हमारे इतिहास की किताबों में आना चाहिए। इसके लिए एक मैसेज, एक मास मैसेज जब गवर्नमेंट तक पहुंचेगी, एक आवाज उठाएंगे एट द मास लेवल, देन ओनली हमारे इतिहास जो टेक्स्ट बुक्स में चेंजेस आएंगे। अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो चेंजेस आना मुश्किल है। तो लेट अस वर्क टुगेदर and spread the right historical narrative. Thank you. I look forward for questions. नमस्कार मानुषी। नमस्ते जी। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे एक बात बतानी है जो शुरुआत में जपन भाई ने कही थी कि किस प्रकार के कमिटमेंट के साथ लोग काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मानुषी जी। पहले कुछ ऑथर्स के नाम दिए और फिर उन्होंने मानुषी जी का भी नाम दिया, और अभी हमने सुना उनको, और उन्होंने कहा कि और वॉल्यूम्स आ रहे हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम ये कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे तो हमने सोचा कि इसमें सभी ऑथर्स जो हैं वो मेल ऑथर्स हैं, इसमें कोई एक फीमेल ऑथर भी होना चाहिए। तो अलकेश भाई का पहला ही प्रस्ताव था कि हम सेफरेंस वॉर्ड्स पर करते हैं। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है, पर इनका संपर्क कैसे किया जाए, क्योंकि हम उनको पहचानते नहीं थे। तो पंकज जो भी आए थे, पंकज ने मुझे कहा कि मेरा इंडिक स्टडी सर्कल में पहचान है, मैं आपको नंबर लेता हूँ, आप बात कर लीजिए। तो मैंने मानुषी जी को फ़ोन किया। आप नहीं मानेंगे, वो असम में थी, उनके पिताजी के देहांत को 2 ही दिन हुए थे, वो वहीं पर थी और शोकमग्न थी, पर फिर भी उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने मुझे कहा कि आप जो भी कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं, पर हम 21 तारीख के बाद सब बाकी की बात कर लेंगे, मैं आ जाऊंगी। एंड दैट इज द लेवल ऑफ कमिटमेंट। आज वो कल ही असम से वापस अपने घर आई हैं, सब विधियां वगैरह खत्म करके। तो ये जो मैं कहना चाहता था, जो जपन भाई ने भी कहा कि जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है, जो एक इतिहास को बदलने की कोशिश है सच्चे दिल से, उसमें वो भी अपने आप में एक वॉरियर है। वंस अगेन क्लैप्स फॉर हर। जी मानुषी जी, एक तो इसका ट्रांसलेशन हो रहा है क्या या प्लान है क्या? ये ट्रांसलेशन हिंदी और ओडिया में हो चुका है। हिंदी और ओडिया में हो चुका है, पब्लिशिंग प्रोसेस में है, बहुत ही जल्दी मार्केट में आ जाएगी। दैट्स वेरी गुड। और नए जो कैरेक्टर्स आप वर्क कर रही है शौर्य के, वेलोर के, उसमें क्या गुजरात से भी कुछ है? ये तो गुजरात क्यूरियोसिटी हुई है, जी कौन है। सा है, जान सकते हैं क्या? यहाँ पे काफी भील वाघेर लोगों ने काफी अच्छा वेलोर दिखाया था ब्रिटिशर्स के सामने, वो भी मैं आपके ध्यान पे लाना चाहूंगा। जी जी। और मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि जैसे रीजनल हिस्ट्री है, जैसे हम जो रिसर्च करते हैं तो उसमें हजारों जो वीर वीरांगनाएं के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, वो हम लोग रिसर्च करके निकालते हैं, लेकिन और भी ऐसे हजारों वीर वीरांगनाएं की गाथाएं जो है वो लोकल लेवल पर ही रह जाते हैं। तो मुझे आप मेरा ईमेल आईडी इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप दे सकते हैं, तो मुझे भेज सकते हैं नाम डिटेल, तो ताकि मैं और आगे रिसर्च करके एंड आई इंक्लूड दोज इन द अपकमिंग वॉल्यूम्स ऑफ सैफरन सूट्स।
दूसरी मेरी एक क्यूरियोसिटी थी कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स के आधार पे आप किसी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं और फोकलोर को आप पकड़ते हैं, तो कई बार हिस्टोरियन ये कहते हैं कि ये तो फोकलोर है, इसका कोई हिस्टोरिकल बेसिस नहीं है। जैसे वीर मायो कैरेक्टर है पाटन में, अब तो उनका मंदिर भी बन गया, लेकिन कहते हैं कि उसका हिस्टोरिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो आप उसको कैसे सेपरेट करती है, हिस्टोरिकल और एविडेंस और फोकलोर? नहीं, फोकलोर जो है बहुत सैफरन सोर्स में फोकलोर बेस्ड सिर्फ 2-3 ही स्टोरीज है, बाकी सब लिटरेरी एविडेंस है। जो फोकलोर है उसमें भी लिटरेरी एविडेंस है, लेकिन एविडेंस थोड़ा कम है लिटरेरी एविडेंस जो है। राइट। फॉर एग्जांपल गुजरात में मीना गुजरी नाम के आपने सुना होगा। जी 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 जी। तो मीना गुजरी के बारे में आप लोग, गुजरात में एक फोकलोर है, तो उसका एक ही किताब है अभी, मतलब जो अमेज़न में भी और कहीं भी, और बाकी सब एज हिस्टोरी एज फोकलोर ही वो मशहूर है, और एज थिएटर प्ले भी वो मशहूर है। राइट। तो लेकिन उसका जो मुझे एक सजेशन करना था कि ये अभी पूरा जो डिजिटल युग हो गया है, तो लेफ्ट हिस्टोरियन जो कर रहे हैं कि वो उनके टाइटल में गुजरात रखते हैं, जब गुजरात के बारे में सब्जेक्ट हो तो टाइटल में अहमदाबाद रखते हैं, बिकॉज दे नो कि गुजरात के बारे में कोई सर्च करेगा, हमारी ये बुक आएगी फर्स्ट 10 में अमेजोन में या किसी में, तो हमारी बात और ज्यादा प्रोपोगेट होगी। तो ये मेरा सिर्फ एक सजेशन था कि ये टाइटल में सेफ्रॉन स्वॉर्ड्स, उसके आगे 4-5 कीवर्ड्स डाले जाए, सेफ्रॉन स्वॉर्ड द टेल्स ऑफ इंडियन ब्रेवरी, और सेफ्रॉन स्वॉर्ड द स्टोरीज ऑफ इंडियन वेलोर और समथिंग लाइक दैट। ये एक मेरा सजेशन था। मैं खाली एक आखिरी बात मेरी कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ सवाल पूछने हैं। हाँ, उसमें सबटाइटल है उसमें। हाँ, वो पूरा टाइटल लंबा हो तो वो कीवर्ड पकड़ता है। आजकल जो ऑनलाइन कैटेलॉग अमेजोन वगैरह सर्च करते हैं, तो मैंने ये देखा है कि अहमदाबाद के बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो 10 किताब पहली वो निकलेगी कि जो लेफ्ट लिबरल्स ने लिखी हुई है, वो टाइटल में अहमदाबाद रखेंगे, वो गुजरात रखेंगे, और चीज चाहे कोई भी होगी, टाइटल में कीवर्ड ऐसा रखेंगे कि जिससे बात प्रोपोगेट हो। मैं लास्ट में ये आइडिएट करूंगा कि इसका एक ऑनलाइन म्यूजियम हो, ऑफलाइन म्यूजियम भी शायद हो इंडियन वैलोर का, जब आप अपने सारे वॉल्यूम का खत्म करें। ये भी हो सकता है कि दूरदर्शन अभी नहीं करेगा तो कब करेगा, दूरदर्शन इस पे एक सीरीज करे, ये सारी टेल्स उसमें समाई जाए, तो ये चीज और भी प्रोपोगेट होगी। यू कैन। मानुषी जी, दिस इज शशिकांत भगत हियर। अभी आप जो बता रहे थे कि जो आप बुक लिखे हैं, या जो जिस तरह के नैरेटिव आप देते हैं, वो नैरेटिव में जो अनटोल्ड चीजें हैं आप उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक चीज जानने की कोशिश करता हूं कि जो आपने कहा है कि जो पहले एक वन साइडेड नैरेटिव किया गया है, और उस नैरेटिव में जो सच्चाई नहीं है, जो ट्रूथ नहीं है, उसको उतना हाईलाइट नहीं किया जाता, लेकिन अब जो डिफरेंट वे में जो नैरेटिव आ रहे हैं, जो आप जिस तरह से आप बुक लिख रही हैं, वो उसका एक नैरेटिव डिफरेंट तरीके से आ रहा है। तो जब आप एविडेंसेस को कलेक्ट करती हैं, जो आप मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ती हैं, जो ओल्ड एग्जिस्टेंस, जो वन साइडेड नैरेटिव है, जब आप उसको पढ़ते हैं, उसको रिसर्च करते हैं, उसके एविडेंसेस को देखते हैं, तो उसको वैलिडेट कैसे करते हैं अपने राइटिंग में कि अब ये तो जो मैंने पढ़ा, जो एग्जिस्टेंस है उसको मैंने पढ़ा, लेकिन इसका ये जो टू साइडेड जो नैरेटिव है, इस तरह से मैं इसको वैलिडेट करती हूँ। तो वैलिडेट कैसे करते हैं आप? किसी से पूछते हैं, स्कॉलर से पूछते हैं, या क्या आपका एक मोडस ऑपरेंडी रहता है जिसके बेसिस पे आप चीजों को वैलिडेट करते हैं? देखिए, ऐसे वैलिडेशन के लिए ऑलरेडी जब प्रूफ्स है, जैसे फॉर एग्जांपल एक राजा पृथु के बारे में जब मैंने नरेट किया था, तो पृथु के जो ये बख्तियार खिलजी की हार के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, वो एक इंस्क्रिप्शन में है, कनाई वरासी रॉक इंस्क्रिप्शन। और कई सारे किताबों में ये जो हार हुई है, इवन जो पर्शियन हिस्टोरियंस ने और बख्तियार खिलजी के बारे में जिन्होंने लिखा है, जो पर्शियन हिस्टोरियंस थे, उन लोगों ने भी बख्तियार खिलजी की हार के बारे में नहीं लिखा। तो कई लोग ये कहते हैं कि ये गलत है। तो जैसे ये वैलिडेट करने की जो बात है, तो एक भी अगर प्रूफ मिल जाती है, वो दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। फिर वो एक एविडेंस भी अगर मिल जाए तो वो इट इज ट्रूथ। ओके मानुषी जी,
किसी और को कोई सवाल, वरना हम सत्र को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आपका कीमती समय हमें देने के लिए आपका खूब खूब आभार। इसी के साथ ये सत्र समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।